हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। अपन अपना चैप्टर को कंटिन्यू करते हैं और अपना यहाँ पे जो एक्सक्रीटरी सिस्टम है एक काउंटर करंट मैकेनिज्म तक कंप्लीट हो गया था। तो अपन देखते हैं रेगुलेशन ऑफ किडनी फंक्शन, नेक्स्ट टॉपिक। तो देखना भाई, इसको स्टार्ट करते हैं अपन। रेगुलेशन ऑफ किडनी फंक्शन यानी जो अपनी किडनी है वो अपने फंक्शंस को कैसे रेगुलेट करती है। अब किडनी का फंक्शन क्या, होम्योस्टेसिस, ठीक है, आयनिक बैलेंस बनाना, पीएच मेंटेन करना और ब्लड का जो वॉल्यूम है उसको मेंटेन रखना। तो इसको फंक्शन कैसे करती है, तो देखो ये दो कंडीशंस में काम करती है मेनली। अगर अपन बात करें कि हो सकता है बीपी कम हो जाए तो जीएफआर को क्या रखना है, मेंटेन रखना है, नेट फिल्ट्रेशन प्रेशर को मेंटेन रख के, ठीक है। अगर बीपी बढ़ जाए तो फिर जीएफआर भी बढ़ेगा, तो उसको कैसे मेंटेन रखेंगे। तो इसमें कुछ मैकेनिज्म चलती हैं, जिसमें से एक मैकेनिज्म है रास, RAAS, ठीक है। तो एक ये होता है। और अब ये कब होता है, जब बीपी कम हो जाए, यानी आप कहीं रेगिस्तान में खो जाओ, उस टाइम की बातें होंगी। रेगिस्तान में खोना जरूरी नहीं है, मैं ये मतलब एक समझाने के लिए है ना। कि चलो देखते हैं अपन इसको सीक्वेंस में कि रेगुलेशन ऑफ किडनी फंक्शंस क्या होते हैं भाई। रेगुलेशन ऑफ किडनी फंक्शंस क्या है यहाँ पे, चलो इसको देखते हैं। रेगुलेशन ऑफ किडनी फंक्शन, तो देखो सबसे पहला है यहाँ पे कि आप क्या करवा रहे हो, रेगुलेशन ऑफ जीएफआर करवा रहे हो। रेगुलेशन ऑफ जीएफआर, ये एफ जीएफआर क्या है भाई यहाँ पे, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट, फिल्ट्रेशन रेट है ये, ठीक है। यानी आपने एक फिक्स रेट बना रखी थी 125 ml पर मिनट, ठीक है। तो आपको ये ही रखना है, अदरवाइज आप ज्यादा करोगे तो यूरिन का फॉर्मेशन बढ़ जाएगा, यानी क्वांटिटी बढ़ जाएगी, ठीक है। अगर कम करोगे तो क्वांटिटी कम हो जाएगी। अगर यूरिन कम बना रहे हो तो फिर नाइट्रोजनस वेस्ट आप रिलीज नहीं कर पाओगे इतना, है ना। तो इसको मेंटेन कैसे रखोगे, तो देखो जीएफआर है यहाँ पे 125 ml पर मिनट है, ठीक है। अब अपन ना इसको देखेंगे, कंडीशंस रख के देखेंगे, अगर बीपी कम हो जाए, अगर बीपी बढ़ जाए, ऐसी वाली कंडीशन। तो देखो यहाँ पर रखा है कि बीपी क्या हो गया आपका, लो हो गया है, यानी ब्लड प्रेशर हो गया आपका लो हो गया है भाई, ठीक है। अब ब्लड प्रेशर लो हो गया तो कैसे होगा, देखो कंडीशन देखना यहाँ पे कि इधर से ब्लड आ रहा है ये वाला, तो इसमें अगर आपका ब्लड प्रेशर ही कम है तो एफरेंट जो आपकी आर्ट्रियोल है, तो ये भी तो बीपी कम ही आएगा ना। तो ये जो प्रेशर है ये भी क्या हो जाएगा, इसका कम हो जाएगा। ये भी क्या होना है, इसका कम होना है, अगर बीपी क्या है, लो है। तो जीएफआर रेट क्या हो जाएगी, कम। तो देखो यहाँ पे लिखा बीपी ही क्या करता है, देखो जीएचपी यानी बीपी है, ब्लड प्रेशर है, तो ये क्या है, ग्लोमेरुलर हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर। ये कितना रहता है, 60 mm ऑफ Hg रहता है, ठीक है। तो ये तो अपन ने एक बेसिक बताया कि इतना तो रहता ही रहता है भाई, है ना। अब देखो आप, अगर कंडीशन ये रखी अपन ने, इफ बीपी लो, इफ बीपी लो, ये अपन ने रखी है कंडीशन। ये क्या रखी है भाई अपन ने यहाँ पे, कंडीशन रखी हुई है कि बीपी क्या हो जाए अपनी, लो हो जाए तो क्या होगा। तो देखना यहाँ पे जो ये है ना, ये वाले, ये क्या है, ये डीसीटी है भाई, डिस्टल कॉन्वोलेटेड ट्यूब्यूल्स है। तो इसमें कुछ विशेष प्रकार की यहाँ पे सेल हैं, देखना ये वाली जो सेल हैं, ठीक है। यानी भाई आपको यहाँ पे क्या मिल रही थी, क्यूबोइडल सेल मिल रही थी, यहाँ पे क्या मिल रही थी, क्यूबोइड सेल। लेकिन क्यूबोइडल देखो, जो नॉर्मल सेल होती हैं उनके अंदर न्यूक्लियस होता है, उनके अंदर क्या रहता है, न्यूक्लियस रहता है। और उनकी एक बेसिक स्ट्रक्चर है कि जैसे क्यूबोइडल सेल है भाई, ये वाला अपन बना लेते हैं यहाँ पे, ये मान लो क्यूबोइडल सेल है, ठीक है। तो ये इसका न्यूक्लियस है, तो इसका जो साइटोप्लाज्म है ना, ये डेंस हो जाता है। अगर इसको मॉडिफाई होना है तो इसका साइटोप्लाज्म क्या हो जाएगा, डेंस हो जाएगा। डेंस साइटोप्लाज्म होगा, ऐसे कुछ सेल मिलके, ऐसी कुछ जो सेल्स हैं ये डेंस प्लाज्म वाली, ये मिलके बना लेती है मैकुला डेंसा। क्या बना लेती है भैया यहाँ पे, मैकुला डेंसा, ठीक है। ये देखो इसका ये साइटोप्लाज्म ये डेंस हो गया, तो आप इसको याद रख लो, मैकुला डेंसा। एमडी सेल, कौन सी सेल हो गई ये, एमडी सेल बोल सकते हो भाई आप इसको, एमडी सेल कह सकते हैं आप इसको, एमडी सेल,
ठीक है। अब कोई आपसे पूछ ले क्वेश्चन ये आ सकता है कि एमडी सेल कहाँ पाई जाती है, तो ये कहाँ मिलती है, आपके डीसीटी वाले पार्ट में मिलती है भाई। कहाँ मिलेंगी आपको, डीसीटी वाले पार्ट में। इनका काम क्या होता है, देखो मैकुला डेंसा जो सेल होती है ना, वो एक पर्टिकुलर एरिया में है, और इनको तुम ऐसा मान सकते हो कि चेक पॉइंट है। ये क्या है यहाँ पे, चेक पॉइंट। तो चेक पॉइंट पे जो पुलिस वाले बैठे रहते हैं ना, वो वाले क्या करते हैं कि कोई सैंपल चेक करते हैं। वो क्या करते हैं, सैंपल चेक करते हैं। जैसे मान लो कहीं पे चौकी बनी हुई है, ठीक है, उधर से लोगों का आना जाना है दिन भर, तो वो मान लो फिर भी कुछ नहीं कहते, फिर भी खर्चा पानी कम हो जाए तो कर लेते हैं थोड़ा बहुत, है ना। तो बुला के फिर देखेंगे भाई तुम्हारी गाड़ी की चेकअप करवाओ, इसमें क्या है, ठीक है। तो वो देखते हैं कि हाँ इसमें ये है, और अब जैसा उसको करना होता है वैसे करता है। तो ये क्या करता है, यहाँ पे नमक चेक करता है, ऐसे टेस्ट करके, जैसे फिल्ट्रेट जा रहा है, चेक करो, यानी सोडियम आयंस कैसे हैं, यानी उनकी जो जो परसेंटेज होना चाहिए, वॉल्यूम होना चाहिए, क्वांटिटी होनी चाहिए, वो प्रॉपर है कि नहीं, बैलेंस है कि नहीं। क्लोराइड आयन का लिए बैलेंस चेक करेगा, यानी उसका आयोनिक बैलेंस चेक करता है। ये कौन सी सेल करती हैं, एमडी सेल इसको सेंस कर लेती है। कुल मिला के बात अगर अपन देसी भाषा में बात करें तो ये बेटा इसको क्या करेंगे भाई, सेंस कर लेती हैं। सेंस करके ये जस्ट पास में होती हैं किसके, जो एफरेंट आर्ट्रियोल है भाई, जो क्या है, एफरेंट आर्ट्रियोल है। यहाँ पे ये हो गई एफरेंट आर्ट्रियोल। तो यहाँ पे लिख रखा है अपन ने वैसे तो, ये देखो एफरेंट आर्ट्रियोल है, ये वाली सेल की बात कर रहे हैं अपन, ठीक है, ये वाली सेल की, ये जो सेल है ना, ये वाली, इनको बोलते हैं जेजी सेल। कौन सी सेल बोलते हो भाई आप इसको, जेजी सेल। जेजी सेल का मतलब होता है जक्स्टा ग्लोमेरुलर सेल, ठीक है। अच्छा सबसे बड़ी बात ये देखो, ये मॉडिफाई होती है स्मूथ मसल सेल्स की, ये थोड़ा सा याद रख लेना, किसका मॉडिफाइड होती है, जेजी सेल स्मूथ मसल्स की, ठीक है, ओके। इसका ये मॉडिफिकेशन है। अब यहाँ पे मान लो ये कुछ टाइप की सेल मिल गई भाई आपको, जेजी सेल मिल गई, ये मान लेते हैं अपन, जेजी सेल मान लेते हैं, ये है भैया आपकी जेजी सेल। तो ये जो मैसेज है ना, ये किसको पहुंचाती है भाई, ये मैसेज पहुंचाती है आपकी एफरेंट आर्ट्रियोल को, जहां पे जेजी सेल होती हैं, कि यार देखो इनका काम ये है कि चेक पॉइंट, मान लो हाईवे है, ये हाईवे था, यहाँ से फ्लूइड जा रहा था, यहाँ से क्या जा रहा था, फ्लूइड जा रहा है, ठीक है, यहाँ से ट्रक भर भर के जा रहे हैं, तुम तो ऐसा मान के चलो, एज्यूम करो, ठीक है। यहाँ पे आपको चेक पॉइंट पोस्ट मिल गया, यहाँ पे क्या मिल गया आपको, चेक पोस्ट। उसने चेक करा कि भैया आप जो मतलब टैंक लेके जा रहे हो ना फिल्ट्रेशन का, तो उसमें नमक है कि नहीं आपके, वो तो ऐसे तो डायलॉग तो ये है कि टूथपेस्ट में नमक है, लेकिन तो आपका नमक यहाँ चेक करा जाता है, ठीक है, बैलेंस, आयोनिक बैलेंस, पीएच वगैरह। तो ये देखेंगे, इसको सेंस कर लेंगे भाई, ये क्या कर लेती हैं, एमडी सेल इसको सेंस कर लेती हैं। अगर कुछ कमी है, अगर कुछ क्या है, कमी है, ठीक है, अगर ज्यादा है भाई तो बीपी कम हो जाएगा ना भाई, कंसंट्रेशन जा रहा है, ठीक है, तो इसको यूरिन चाहिए। अगर डाइल्यूट जा रहा है तो वह आप उसको क्या करना है, यूरिन को फिल्ट्रेशन को क्या करना है भाई, कंसंट्रेशन करना है, क्योंकि आपको तो कंसंट्रेट यूरिन निकालना है ना, सबसे ज्यादा नाइट्रोजन भेज जाए। तो उसके अकॉर्डिंग ये मैसेज देता है किसको, जेजी सेल्स को। किसको मैसेज देगा भाई, ये जेजी सेल्स को मैसेज देता है। अब जेजी सेल्स को मैसेज देगा तो जेजी सेल की प्रेजेंस कहाँ पे है, आपकी एफरेंट आर्ट्रियोल पे। कहाँ पे है, एफरेंट आर्ट्रियोल में। तो मान लो अब ये एफरेंट आर्ट्रियोल है, यहाँ पे जेजी सेल है, ठीक है। अब जेजी सेल क्या करती है, कुछ सिक्रेशन करवाती है, रेनिन। इसका सिक्रेशन करवाती है, रेनिन का। अब ये जाके आपके ब्लड में किसी और को रेगुलेट करेगा, अभी बात करेंगे अपन, अभी ऐसे समझाना पूरा उचित नहीं है, ठीक है। तो दूसरा फिर कोई एक और बनाएगा, वो फेफड़ू की भी सहायता लेता है, एसीए बनवाता है वो, कि यार एंजियोटेंसिनोजन फेस्ट है, इसको किस में कन्वर्ट कर दो भाई, सेकंड में कन्वर्ट कर दो, एक तो है ना। और फिर वो क्या करवाते हैं, कुछ वेजो कंसंट्रेटर ये करवाते हैं, अभी देख रहे हैं अपन ये सारी चीजें, ठीक है। तो उससे बीपी बढ़ता है ना। और कुछ एल्डोस्टेरोन पे भी काम करता है, वेसोप्रेसिन पे भी काम करता है, जिससे पानी को ज्यादा से ज्यादा क्या करवा लिया जाता है, एब्जॉर्ब करवा लिया जाता है। कहाँ से, आपकी डीसीटी और ये जो कलेक्टिंग डक्ट है उससे, है ना, ये सारी चीजें होती हैं। तो वापस से ब्लड का वॉल्यूम क्या कर लिया जाता है, इंक्रीज कर लिया जाता है, यानी मेंटेन रख लिया जाता है ना, ठीक है। ऐसी चीजें होती हैं। तो आपको इसमें दो मेन चीजें याद रखनी है कि डेंसा मैकुलर डेंसा सेल कहाँ पे होती हैं, आपकी डीसीटी में, ठीक है। और वो किसको मैसेज देती है, आपकी एफरेंट आर्ट्रियोल में मिलने वाली कौन सी सेल, जेजी सेल, जक्स्टा, ठीक है। और जेजी सेल जो होती हैं वो क्या करवाती हैं, रेनिन सिक्रेट करवाती हैं। क्या करवाती हैं भाई, वो रेनिन सिक्रेट। रेनिन क्या करवाएगा, एंजियोटेंसिनोजन सिक्रेट करेगा।
करवाएगा, ठीक है। वो क्या करेगा, फर्स्ट में सेकंड में कन्वर्ट होएगा। कौन करवाएगा, ACE आता है एक, है ना, वो फेफड़ों से रिलीज होता है भाई, ब्लड में रहता है, तो वो उसको कन्वर्ट कर देता है सेकंड में। सेकंड क्या करवाता है, अब वो तुमने डायलॉग सुना होगा ना, फैजल अब बाप और भाई दादा सबका बदला लेगा रहे तुम्हारा फैजल, वो वाला सीन रहता है। तो एंजियोटेंसिनोजिन सेकंड क्या करता है, सबका बदला लेता है। वो क्या करवाएगा, ऐसे सब सारे फंक्शन करवाएगा जिससे फिल्ट्रेशन से वाटर का एब्जॉर्ब हो सके, वो सारे काम करवाएगा। उसमें एल्डोस्टेरोन का भी रोल रहेगा और आपके ADH का भी रहेगा, ठीक है। देखते हैं, तो देखिए भाई यहाँ पे, तो यहाँ तक की तो बात क्लियर हो गई कि जेजी सेल को मैसेज गया और जेजी सेल क्या करवा देती है, अब रेनिन सिक्रेट करवा देती है। क्या करवा देती है भाई, ये रेनिन का सिक्रेशन करवा देती है। रेनिन क्या हुआ यहाँ पे, सिक्रेट हो गया। चलो देखते हैं आगे। तो देखो एफरेंट आर्ट्रियोल, और यहाँ पे ये आपकी सेल हो गई जेजी सेल, जक्स्टा ग्लोमेरुलर सेल। चलो, और ये DCT यहाँ से फिल्ट्रेशन यहाँ पे जा रहा था, यहाँ पे चेक पोस्ट हो गई, इसने इसको मैसेज दे दिया। ये ग्लोमेरुलर से यहाँ पे फिर इसका इफेक्ट पड़ेगा। अब देखो यहाँ पे ये वाला जो एरिया है ना, ये वाला एरिया, ठीक है, यहाँ पे कुछ सेल और मिलती हैं, देखो लेसिस सेल और मीजियन ग्लियल सेल भी मिलते हैं, लेकिन ये अपने NCERT से बाहर है भाई, ठीक है। मीजियन ग्लियल सेल और लेसिस सेल, कभी नाम आ जाए कि कहाँ प्रेजेंस होती है भाई इनकी, तो इनकी भी यहीं पे प्रेजेंस होती है। कहाँ पे, जिधर क्या मिल रहे हैं, जिस एरिया में आपकी मैकुला डेंसा और जेजी सेल मिलती है। ये जेजी सेल का किसका मॉडिफिकेशन हुआ है, स्मूथ सेल का मॉडिफिकेशन। स्मूथ सेल क्या होती है, जिसपे तुम्हारा कंट्रोल नहीं होता, स्मूथ ऑर्गन्स में मिलती हैं, ठीक है, ओके। अब देखो एक होता है जक्स्टा ग्लोमेरुलर एपरेटस, कौन सा होता है, जक्स्टा ग्लोमेरुलर एपरेटस। तो देखो इसमें मैकुला डेंसा होती हैं और जेजी सेल होती हैं भाई, ठीक है। ये मॉडिफाइड कौन सी DCT की सेल होती है, बता तो दिया अभी अपन ने। इसमें डेंस क्या मिलेगा आपको, साइटोप्लाज्म मिलेगा। और जेजी सेल जो होती हैं ये मॉडिफाइड होती हैं किसकी, एफरेंट आर्ट्रियोल में मिलती है और स्मूथ मसल की मॉडिफिकेशन होता है ये, ठीक है। अब ये कब हो रहा है, जब आपका GFR भाई डिक्रीज हो रहा है भाई। अगर BP कम हो गया तो GFR भी क्या होगा, कम, क्योंकि ब्लड का जो प्रेशर था उसी से तो क्या ग्लोमेरुलर से फिल्ट्रेशन बन रहा था ना, वो वाले सीन हो गए। अब देखो आप इसकी मैकेनिज्म यहाँ पे देखते हैं अपन कि देखो ये यहाँ पे क्या था भाई, आपका GFR था, ये कम हो गया। अब यहाँ पे देखो जो भी न्यूट्रिशन थे उनका तो 100% हो ही गया था एब्जॉर्प्शन, 70 to 80% इलेक्ट्रोलाइट्स का भी हो गया। अब देखो यहाँ पे अगर ये कम है तो भाई फिल्ट्रेशन भी क्या होगा, यहाँ पे कम ही होगा ना। जब एक बात बताओ, प्रेशर ही कम है, छनरा ही कम है, तो आगे भी तो धीरे धीरे जाएगा ये वाली सारी चीजें। तो यहाँ पे फिल्ट्रेशन क्या हो गया, लो हो गया। अब ये MD सेल्स होती हैं, ये किसका कंसंट्रेशन चेक करती है, सोडियम प्लस क्लोराइड का। देखो सेंसिटिव टू सोडियम प्लस क्लोराइड कंसंट्रेशन, यानी आपके फिल्ट्रेशन में नमक है वो चेक करते हैं, ठीक है भाई, ओके। अब देखो GFR क्या हुआ आपका, डिक्रीज। अब जैसे ही GFR आपका डिक्रीज होएगा भाई, तो क्या हो जाएगा, इंक्रीज एब्जॉर्प्शन ऑफ सोडियम क्लोराइड। कैसे भाई, अब आप ये भी कह सकते हो कि सर जब फिल्ट्रेशन का काम ही स्लो हो गया, यानी आपका फिल्ट्रेशन रेट क्या हो गई, स्लो हो गई, तो एब्जॉर्प्शन फास्ट कैसे हो जाएगा। अरे भाई मुझे एक बात बताओ, जैसे मान लो एक नदी बह रही है और उसमें बहुत सारे फुटबॉल बह के जा रहे हैं साथ साथ। अब एक तो उसका बहाव है ना बड़ा फास्ट है, यानी फास्ट बह के जा रहा है, तो उस टाइम पे आपको फुटबॉल सेलेक्ट करनी है, यानी उठानी है वहां से। तो आप जैसे उठाना चाहोगे, दूसरी तो तुरंत निकले जा रही है तो आप कम उठा पाओगे। लेकिन स्लो स्लो जा रहा है तो आप तो अंदर तक जा जाके क्या कर सकते हो, उसको उठा सकते हो ना। तो आप यही मानो ना, सोडियम क्या है, फुटबॉल है, क्लोराइड आयन क्या है, फुटबॉल है, तो उनका एब्जॉर्प्शन क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। यानी स्लो जा रहा है तो आप बहुत ज्यादा क्या कर पाओगे, उसमें से एब्जॉर्ब कर पाओगे, ठीक है, ओके। तो एब्जॉर्प्शन की रेट क्या हो जाएगी भाई, इनकी बढ़ जाएगी। तो आप मुझे बताओ, तो डिक्रीज हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा सोडियम और क्लोराइड आयन। जब आपने जो फ्लूइड बह के जा रहा है उसमें से सोडियम आयन निकाल लिए, क्लोराइड आयन निकाल लिए, तो कंसंट्रेशन तो क्या हो जाएगी, कम। यानी फिल्ट्रेशन जब तक आएगा तो वो वहां पे चेक करेगा ना, जो आपने चेक पोस्ट बिठा रखी है मैकुला डेंसा वाली DCT में, तो देखेगा अरे यार नमक तो कम है, वो मैसेज देना किसका, जेजी सेल्स को। देखते हैं अभी, तो इन द फिल्ट्रेट रीचिंग टू MD सेल, जब फिल्ट्रेट कहां पे पहुंचता है, MD सेल के पास पहुंचता है, तो उसका कंसंट्रेशन क्या हो चुका होता है भाई,
क्लोराइड का और सोडियम का डिक्रीज हो चुका होता है। क्या हो चुका होता है? वो डिक्रीज हो चुका होता है। तो अभी देखो यहाँ पे इट इज सेंस्ड बाय एमडी सेल। किसके द्वारा सेंस हो जाता है भाई? ये एमडी सेल से सेंस हो जाता है, और एमडी सेल्स विल गिव ए सिग्नल टू जेजी सेल। अभी अपन ने बताया कि ये किसको मैसेज देती हैं? जेजी सेल्स को। और क्या करवा देती हैं? ये एक्टिवेशन हो जाता है किसका? जेजी सेल्स का। किसका एक्टिवेशन हो गया भाई? जेजी सेल का एक्टिवेशन हो गया है। अब देखो ये दो काम करती है। एक तो ये प्रोड्यूस करवाती है रेनिन, जो भी अपन ने बात करा। क्या प्रोड्यूस करवाएगी ये? रेनिन। और एक क्या करवाता है ये? सोडियम नाइट्रस ऑक्साइड, ठीक है, नाइट्रोजन वाला NO। ये नो नहीं है भाई, ये NO है, नाइट्रोजन ऑक्साइड, ठीक है। अब देखो नाइट्रोजन ऑक्साइड क्या है? वेजो डायलेटर होता है। क्या होता है ये? वेजो डायलेटर। वेजो डायलेटर का मतलब क्या होता है? जैसे ये ब्लड वेसल्स है, ठीक है, ये क्या है? ब्लड वेसल्स है। या फिर मैं बोलूं ये कोई वेसल है, इसको क्या करवा देगा ये? डायलेटर, बढ़ा देता है इसका साइज। क्या करेगा? इसका साइज ये बढ़ा देगा। अब देखो यहाँ पे NO इज ए वेजोडायलेटर एफरेंट आर्ट्रियोल डायलेशन। किसका डायलेशन करवाएगा? एफरेंट आर्ट्रियोल को डायलेशन करवा देगा ये। अब ब्लड फ्लो क्या हो जाएगा भाई? इंक्रीज। देखो कैसे, ये एफरेंट आर्ट्रियोल थी, इसको क्या करवा दिया इसने? इंक्रीज करवा दे। ब्लड तो यही ला रहा था ना, आगे तो उसका साइज वही है अभी के लिए, उस पर कम जरूर करवा दोगे आप, लेकिन उसको बढ़ा नहीं रहे हो, है ना। तो यहाँ का फिल्ट्रेशन क्या हो जाएगा? फिर बढ़ जाएगा। यहाँ का फिल्ट्रेशन क्या होगा? बढ़ेगा, क्योंकि प्रेशर तो ज्यादा इधर आ रहा है ना, आपने इसको डायलेट करवा दिया, ठीक है। आगे का तो वही है, फिर उसको कम करवा दोगे तो यहाँ पे फिल्ट्रेशन रेट बढ़ जाएगी फिर इसकी, ठीक है। तो इसकी वजह से फिर क्या भी बढ़ जाना है भाई? GFR। तो एक मैकेनिज्म तो ये हो गई कि उसने क्या करवा दिया? NO प्रोड्यूस करवा दिया, NO प्रोड्यूस करवा दिया। NO का काम क्या होता है? ये वेजोडायलेटर होता है। तो इसने एफरेंट आर्ट्रियोल को बढ़ा दिया, ब्लड वेसल्स को बढ़ा दिया, एफरेंट को। अब यहाँ पे एफरेंट बढ़ गया तो भाई जो उसमें ग्लोमेरुलस में जो जा रहा था ब्लड वो ज्यादा जाएगा, आगे तो सेम है अभी, तो फिल्ट्रेशन रेट बढ़ जाएगी, क्योंकि GHP बढ़ जाएगा इससे। क्या बढ़ जाएगा इससे? GHP बढ़ जाएगा, क्योंकि GHP कम हुआ तभी तो फिल्ट्रेशन रेट कम हुई थी। चलो दूसरा काम क्या है जो भी अपन ने बताया था भाई, क्या कि एंजियोटेंसिनोजन जो है देखो यहाँ पे रेनिन सिक्रेट हुआ, ये इसने क्या करवाया? एंजियोटेंसिनोजन जो अपने ब्लड में पड़ा हुआ होता है, देखो जिसमें प्रो आ जाए, जिसमें जन आ जाए, जिसमें क्या आ जाए? प्रो आ जाए या फिर जन आ जाए, इसका मतलब वो इनएक्टिव फॉर्म में होते हैं। कौन सी फॉर्म में होते हैं भाई? वो इनएक्टिव। तो ये कौन सी फॉर्म में है यहाँ पे? इनएक्टिव। ऐसा है मेरे भाई, ये इनएक्टिव है ये, ठीक है। अब रेनिन इसको क्या करवा देता है? एंजियोटेंसिनोजन में कन्वर्ट करवा देता है, और ये क्या है अपना? एक्टिव है ये क्या है? एक्टिव है। अब एंजियोटेंसिनोजन को सेकंड में कौन करवाता है? ACE, एंजियोटेंसिनोजन कन्वर्टिंग एंजाइम, ACE। ये कहां से आता है भाई? अपना लंग्स से आता है। कहां से आता है? ये लंग्स से आता है, ACE। अब ये क्या करवा देता है? इसको एंजियोटेंसिनोजन सेकंड में कन्वर्ट कर देता है। इसमें कन्वर्ट कर देगा भाई ये एंजियोटेंसिनोजन सेकंड में कन्वर्ट कर देता है इसको ये, ठीक है। तो एंजियोटेंसिनोजन फर्स्ट, देखो इस पर सीक्वेंस देखो, जेजी सेल ने रेनिन सिक्रेट करा। रेनिन क्या करता है? अपने ब्लड में पड़ा हुआ होता है एंजियोटेंसिनोजन। क्या पड़ा होता है? एंजियोटेंसिनोजन। उसको जाके बोलेगा भैया जगो, उसको क्या करेगा? ये जगाएगा कि भैया जगो जगो, ठीक है। अब एंजियोटेंसिनोजन कह रहा है कि ठीक है भाई, एंजियोटेंसिनोजन फर्स्ट में कन्वर्ट हो गया। वो किसमें कन्वर्ट हो गया? फर्स्ट में। अब फर्स्ट क्या करता है? उसकी एक ही आंख खुली है ऐसे, ठीक है, उसकी क्या खुली है? एक ही आंख खुली। तो अब उसको ना ACA लेके आया, ACA। चलो इसको थोड़ा सा और फनी तरीके से देखते हैं। जैसे भैया ये है, मान लो आपका, ये है मान लो एंजियोटेंसिनोजन है ये, ठीक है। ये कौन सा था आपका? रेनिन मान लेते हैं, रेनिन, ठीक है भाई, ये रेनिन है। अब ये किसके ऊपर जाके काम करता है? यहाँ पे एक बंदा सोया पड़ा है, सोया पड़ा है ये बिल्कुल ऐसा, इसके आंखें बंद है भाई ये दोनों, ठीक है, ये सोया पड़ा है, इसके ऊपर जाके काम करेगा ये। और ये कौन सा था? एंजियोटेंसिनोजन, टेंसिनोजन था, ठीक है। अब जैसे ये उस पे जाएगा तो इसकी एक आंख खुल जाती है, मान लो आप, तो
एक आंख क्या हो जाती है इसकी, खुल जाती है ऐसे, ठीक है। ये जाके यहाँ पे काम करा, तो ये क्या हो गया, एंजियोटेंसिनोजन फर्स्ट, एंजियोटेंसिनोजन फर्स्ट है ये, ठीक है। अब यहाँ पे आ जाएगा ACE, ये कहाँ से आता है भैया, अपने लंग्स से आता है, ठीक है। अब ये जाके इसकी दोनों आंखें खोल देता है, ये इसकी जाके दोनों आंखें खोल देता है कि भैया जगो तुम, ठीक है। अब ये दो काम करता है, फिर आगे जाके ये क्या करवाएगा, ये क्या होता है आपका वेजो कंस्ट्रिक्टर होता है, ये क्या होता है, वेजो कंस्ट्रिक्टर, ठीक है। अब देखो, चलो ये बात तो आपको समझ में आ गई, यहाँ पे चलते हैं वापस अपन। तो ये हो गया भाई एंजियोटेंसिनोजन सेकंड। अब सेकंड क्या करवाता है, एक्चुअल में इसको GFR बढ़ानी है, एक्चुअल में इसको क्या करवाना है भाई, GFR को बढ़ानी है, क्योंकि अल्टीमेट काम तो क्या है, GFR को बढ़ाना। तो देखो ये करवाता है वेजो कंस्ट्रिक्शन ऑफ इफरेंट आर्ट्रियल, समझ गए। NO था वो एफरेंट पे काम कर रहा था, और आपका जो ये है एंजियोटेंसिनोजन सेकंड, ये इफरेंट पे, तो वो तो उसको फैला रहा था, डायलेट कर रहा था, ये इसको कॉन्ट्रिक्ट कर रहा है। तो देखो इधर से वापस से ये ब्लड एफरेंट था, एफरेंट का साइज बढ़ा दिया तो इसमें ब्लड फ्लो बढ़ गया, आगे वाला था उसको और कम कर दिया, तो भैया यहाँ पे प्रेशर क्रिएट हो गया ग्लोमेरुलस में, और यहाँ से फिल्ट्रेशन होना शुरू हो गया है, ठीक है। तो GHP बढ़ेगा, GHP बढ़ेगा तो भाई क्या भी हो जाएगा, GFR भी बढ़ जाएगा, GFR भी क्या हो जाएगा यहाँ पे बढ़ जाएगा। अब देखो ये एक्चुअल में रास था भैया, ये क्या था आपका, रास, RAAS। अब देखो यहाँ पे एक क्वेश्चन बनाया हुआ है कि हाउ वी प्रोड्यूस कंसंट्रेशन यूरिन, अपन जो कंसंट्रेशन यूरिन है वो कैसे प्रोड्यूस करते हैं, वो रासलीला से करते हैं भाई, किससे करते हैं वो, रासलीला। देखो रास का पूरा नाम क्या है, रेनिन एंजियोटेंसिनोजन एल्डोस्टेरोन सिस्टम, क्या नाम है रास का, रेनिन, R फॉर रेनिन, और A फॉर एंजियोटेंसिनोजन, और दूसरा A है उसका एल्डोस्टेरोन है, S फॉर सिस्टम, ठीक है। तो ये सिस्टम किस में चलता होगा, जैसे मान लो क्वेश्चन आ जाए कि रास वाला सबसे ज्यादा कौन से जो मैमल्स होते हैं उनमें चलता है, तो आप क्या बोलेंगे भाई कि जो जहाँ पे पानी की क्या है, कमी है, ठीक है, वहां पे। तो देखो जब क्या हो जाए, H2O का लॉस हो जाए भाई, ब्लड वॉल्यूम क्या हो जाए, डिक्रीज हो जाए, BP क्या हो जाए, कम हो जाए, GFR कम हो जाए, ब्लड ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन क्या हो जाए भैया, बढ़ जाए। ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन इंक्रीज का मतलब उसमें साल्ट बढ़ जाए, उसमें क्या बढ़ जाए, साल्ट। अच्छा मुझे एक बात बताओ, ये उस कंडीशन में भी हो सकता है जब भैया आपका डिहाइड्रेशन हो, क्या हो, डिहाइड्रेशन, सर ये लिख तो दिया, हाँ तो डिहाइड्रेशन का रीजन भी तो हो सकता है जब मोर स्वीटिंग हो रही हो, जब क्या हो रहा हो, मोर स्वीटिंग हो रहा, तभी तो बोलते हैं गर्मियों में ज्यादा पानी पीना चाहिए, ये वाला रीजन, ठीक है। अब देखो यहाँ पे H2O का क्या हो गया भाई, लॉस हो गया, BP क्या हो गई आपकी, कम हो गई, GFR रेट क्या हो गई, कम हो गई, एक्टिवेशन ऑफ JJ सेल हुआ, और उससे क्या निकला था, रेनिन निकला था। रेनिन ने क्या करा, एंजियोटेंसिनोजन को, जो एक क्या होता है इनएक्टिव होता है, इसको किस में कन्वर्ट कर दिया भाई, एंजियोटेंसिनोजन फर्स्ट में कन्वर्ट कर दिया, कन्वर्ट कर दिया है, और ये क्या होती है, एक्टिव होता है भाई, ये क्या रहता है, एक्टिव है ये क्या है आपका, एक्टिव है। फिर यहाँ पे कौन सा एंजाइम आ गया, ACE आ गया, एंजियोटेंसिनोजन कन्वर्टिंग एंजाइम, नाम लिख देते हैं इसका पूरा, एंजियो टेंसिनोजन कन्वर्टिंग एंजाइम, ठीक है। ये क्या है आपका, एंजियोटेंसिनोजन कन्वर्टिंग एंजाइम है, और इसका भला काम क्या है, अभी ये कर देता है एंजियोटेंसिनोजन सेकंड, ये क्या होता है, वेजोकंस्ट्रिक्टर होता है, ठीक है। तो ये क्या क्या करता है, देखो एक तो ब्लड वेसल्स को क्या कर देगा ये, और एक ये क्या करवाता है, ये काम और करवाता है कि एड्रिनल कोर्टेक्स है ना, वहां से एल्डोस्टेरोन सीक्रेट करवाता है भाई। अब एल्डोस्टेरोन का काम क्या हो गया, अब देखो अभी जो आपने पढ़ा है ना कि इसने क्या करवाया, वेजो कॉन्ट्रेक्टर, यानी जो इफरेंट आर्ट्रियोल थी उसको क्या करवा दिया, कॉन्ट्रैक्ट करवा दिया भाई। इसके साथ साथ ये क्या करता है कि एड्रिनल ग्लैंड पे भी जाता है, उसको बोलता है कि भैया जगो तू, दो काम बोला था ना मैंने अभी, तो एक उसको जगाता है एल्डोस्ट उसको एड्रिनल ग्लैंड को, तो उसके कॉर्टेक्स पार्ट में जाएगा, बोलेगा कि भैया एल्डोस्टेरोन सीक्रेट करवाओ, एल्डोस्टेरोन सीक्रेट करवाओ, क्या हो गया भाई तुम्हें, अरे यार वो ना BP कम हो रही है उधर है ना, GFR कम हो गया, तो तुम ना क्या करो, BP कम हो गई तो BP का तो भाई ब्लड वॉल्यूम फिक्स रहना चाहिए है ना, अगर कम हो रहा है तो
कोजिंग डेथ भी हो सकता है उससे। तो वो क्या करवाएगा कि चलो आप एल्डोस्टेरोन सीक्रेट करवाओ, फिर एल्डोस्टेरोन सीक्रेट करवा देंगे, लेकिन उससे क्या होगा, अरे भाई एल्डोस्टेरोन क्या करवाता है, डीसीटी पे जाके काम करता है, कलेक्टिंग डक्ट पे जाके काम करता है ना, और वहां से क्या करवाएगा वो, कुछ आयंस होते हैं उनका एब्जॉर्प्शन करवाना शुरू कर देगा, ठीक है, और वहां पे सोडियम पोटेशियम पंप एक्टिव कर देगा, जिससे 3 सोडियम बाहर आ रहे हैं, 2 पोटेशियम अंदर जा रहे हैं, है ना, ये यानी आयंस को वो एब्जॉर्ब करना शुरू कर देगा। अब जैसे आयंस आयंस और वाटर में अपन ने कल बताया था रिलेशन गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड वाला, कैसा रिलेशन होता है, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड वाला, तो वो क्या करेगा, जिधर पानी वो आयंस जाएंगे उधर पानी भी साथ साथ निकलना शुरू हो जाएगा। फिर वो क्या कर रहा है, वहीं नहीं रुक रहा, कौन, एंजियोटेंसिन सेकंड, वो किसके पास में जा रहा है, पिट्यूटरी ग्लैंड के पास में जा रहा है, और वहां से एडीएच सीक्रेट करवा रहा है। वहां से क्या सीक्रेट करवा रहा है, एडीएच। सर एडीएच सीक्रेट करवाना था तो हाइपोथैलेमस के पास में था ना, हाँ भाई उसका निर्माण हाइपोथैलेमस करता है, लेकिन वो उसका ना छोटा बच्चा होता है कि यार तुम रिलीज कर दो, है ना, पिट्यूटरी को बोलता है रिलीज तुम कर दो, बना हम रहे हैं, स्टोर हम कर रहे हैं, तुम थोड़ा रिलीज कर दिया करो, ठीक है, तो उससे रिलीज करवा देता हूँ पिट्यूटरी से, है ना, तो मैं डायरेक्ट बता रहा हूँ कि पिट्यूटरी से रिलीज हो गया वो, ठीक है, सिक्रेशन वो चीजें मतलब निर्माण कहाँ हो रहा है वो एक अलग बात है, ठीक है, ओके। और फिर वो क्या काम करेगा भाई, वो जाके ना वो भी डीसीटी पे और कलेक्टिंग डक्ट पे काम करेगा, कौन, एडीएच, एंटी डाययूरेटिक हार्मोन। अब एंटी डाययूरेटिक हार्मोन एडीएच पे जाके क्या काम करेगा, सर वो एक्वापोरिन ट्यूबुल्स बना देता है, किसमें, डीसीटी में। एक्वापोरिन ट्यूबुल्स क्या होते हैं, मान लो ये लेयर है, तो यहाँ पे कुछ ना पाइप से बना देगा ऐसे, जैसे मैं बात करूं ये आपकी डीसीटी है मान लो, तो यहाँ पे ना ऐसे ऐसे पाइप पे बना देगा, ऐसी ऐसी पोरिन्स, एक्वापोरिन, एक्वा मतलब वाटर, एक्वापोरिन, ठीक है, पोरिन का मतलब तो प्रोटीन है यहाँ पे, एक्वापोरिन, ठीक है, तो वहां से पानी निकलना शुरू हो जाएगी, आपकी जो पाइप जा रही है उसमें ना छोटी छोटी पाइप लगा देंगे वो, तो वहां से पानी निकलना शुरू, तो पानी कहाँ जाएगा, फिर ब्लड में एब्जॉर्ब हो जाएगा ना, ये चीजें होती हैं। अब देखो तो यहाँ पे बताया गया अपने को कि कोज कंस्ट्रक्शन ऑफ ब्लड वेसल्स ऑफ बॉडी, यानी ब्लड वेसल्स की जो बॉडी है उनको देखो, एक तो बात ध्यान दे लेना मेरे भाई, वो इफरेंट पे ही काम नहीं कर रहा, वो सब पे काम कर रहा है, एफरेंट को छोड़ के। एफरेंट के लिए तो कौन बैठ गया था आके, एनो बैठ गया था, कौन बैठ गया, एनो, लेकिन और बाकी सब पे क्या करवाता है, कॉन्ट्रैक्ट। तो मेरे भाई एक बात बताओ, आपने पहले मोटे मोटे पाइपों में पानी भेजा हुआ है, मोटे मोटे पाइपों में आपने क्या भेजा हुआ है, पानी भेजा हुआ मान लो, ठीक है, अब आप क्या कर रहे हो, मोटे पाइप के बजाय फिर आपने क्या करा, पाइप को छोटा कर दिया, तो वही प्रेशर क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, ये वाली चीजें हैं, ठीक है, ओके। तो देखना यहाँ पे कि कोज ऑफ ब्लड वेसल्स बॉडी बीपी क्या हो जाएगा, इससे इंक्रीज हो जाएगा, एक कंडीशन ये होगी। अब एक इसने क्या करा था, एक्टिवेट हो गया था ना वो एंजियोटेंसिनोजन, अब ये क्या करेगा, एड्रिनल कोर्टेक्स, जो भी अपन ने बात करा, चलो इसमें लिख देता हूं मैं, ऑफ एड्रिनल ग्लैंड, यानी एड्रिनल ग्लैंड है ना, उसके एड्रिनल कोर्टेक्स, और क्या सिक्रेट करवाएगा भाई वहां पे जाके, ये एल्डोस्टेरोन हार्मोन सिक्रेट करवाएगा। ये स्टिमुलेट क्या करता है, एब्जॉर्प्शन ऑफ सोडियम और क्लोरीन, किससे, तो यहाँ पे लिख देते हैं, लिख दो भाई, बाय सोडियम पोटेशियम पंप, यानी ये एक्टिव एब्जॉर्प्शन होगा भाई, यहाँ पे क्या होगा, एक्टिव एब्जॉर्प्शन, क्योंकि एक एटीपी खर्च होती है भाई, 3 2 और 1 एटीपी का खर्च होता है यहाँ पे। उसके बाद में अगर अपन बात करें फॉलोड बाय इंक्रीज एब्जॉर्प्शन ऑफ H2O, भाई ये फॉलो तो करेगा ही ना, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड वाला सीन, तो ब्लड वेसल्स में वाटर का एब्जॉर्प्शन क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, तो बीपी भी क्या हो जाएगा भाई, बढ़ेगा, ये क्या लिख दिया अपन ने, ब्लड वॉल्यूम भी बढ़ जाएगा, चलो हाँ ब्लड वॉल्यूम, और इसके बाद में बीपी इंक्रीज, तो जीएफआर भी क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा, यहाँ पे जीएफआर भी क्या हो जाएगा भाई, इंक्रीज हो जाएगा। तो देखो यहाँ पे पूरा लिखा हुआ है भाई, एड्रिनल ग्लैंड से एल्डोस्टेरोन कोर्टेक्स वाले पार्ट में, ये बीच में मेडुला वाला पार्ट होता है, बार कोर्टेक्स, और ये आपकी किडनी थी, किडनी, ठीक है, इतनी बात समझ में आई। अब बात ये आती है कि एडीएच का क्या इंपॉर्टेंस है भाई, एडीएच का क्या इंपॉर्टेंस है, रोल ऑफ एडीएच मेकिंग कंसंट्रेशन यूरिन, भाई एडीएच का तो बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। अब आप एक क्वेश्चन आता है भाई अपना कि सर्दियों में यूरिन का फॉर्मेशन ज्यादा क्यों होता है, सर्दियों में यूरिन का फॉर्मेशन ज्यादा क्यों होता है, तो मेरे भाई देखो, सर्दियों में अपने स्वेटिंग कम होती है, सर्दियों में क्या होती है, स्वेटिंग कम होती है, यानी वाटर लॉस कम हो जाता है, वाटर लॉस कम हो जाता है ना,
तो एडीएच का कोई काम रहा नहीं है, वैसे देखा जाए तो एडीएच का कोई काम नहीं रहा। तो एडीएच क्या होता है, संदमित हो जाता है ठंड के टाइम पे। एडीएच क्या हो जाता है, संदमित हो जाता है, यानी इनहिबिट हो जाता है, रुक जाता है इसका सिक्रेशन। अब जैसे रुकेगा तो यूरिन का फॉर्मेशन ज्यादा। देखो इसका नाम ही क्या है, एंटी डायूरेटिक। डायूरेटिक का मतलब मोर लिक्विड, यानी वाटर की मात्रा ज्यादा, वाटर का अमाउंट क्या हो जाएगा भाई उसमें ज्यादा हो जाएगा, उसको एंटी डायूरेटिक बोलते हो। लेकिन एंटी आएगा ना तो वाटर का कम, तो गर्मियों में वाटर का एब्जॉर्प्शन ज्यादा होना चाहिए। क्यों? क्योंकि वाटर लॉस भी क्या हो रहा है ज्यादा, तो बीपी लो होने के चांसेस ज्यादा रहते हैं। सर्दियों में वाटर लॉस तो हो ही नहीं रहा, स्वेटिंग नहीं हो रही और अदर सब्सटेंस नहीं हो रहा, अदर कोई फैक्टर से भी वाटर लॉस नहीं हो रहा, तो एडीएच पिट्यूटरी ग्लैंड है ना वो आराम से सो रही होती है कि बाहर में जाओ, कोई जरूरत नहीं है ना। तो ठंड से इसलिए वो इस थोड़ा सा क्या होता है, इनहिबिटेड हो जाता है। ठीक है, ये क्यों सुनाता है भाई। और चाय वाय पीते हो, कॉफी वगैरह पीते हो तो उससे वो बढ़ भी जाता है ना उसका संदमन, तो फिर आपको ज्यादा यूरिन लगता है, इनहिबिशन ही बढ़ता है। अच्छा, कंसंट्रेशन यूरिन में इसका क्या रोल है देखियो। वाटर लॉस होता है, ठीक है भाई, वाटर लॉस हो गया, या फिर ब्लड वॉल्यूम क्या हो गया, डिक्रीज हो गया, जीएफआर भी कम हो गई, कंसंट्रेशन बढ़ गई, ब्लड प्रेशर कम हो गया। ठीक है, अब देखो ये अपना हाइपोथैलेमस क्या हो गया भाई, हाइपोथैलेमस। तो देखो कुछ होते हैं अपने ओस्मो रिसेप्टर, क्या होते हैं, ओस्मो रिसेप्टर। जैसे मैकुला डेंसा थी वो एक टाइप की ओस्मो रिसेप्टर ही थी, मैकुला डेंसा सेल थी ना वो क्या थी, ओस्मो रिसेप्टर, यानी वो ओस्मोलैरिटी जो होती है ना उसको सेंस कर लेते हैं, वो जाके मैसेज दे दिया किसके, अपने हाइपोथैलेमस की जो ये न्यूरॉन्स है ना इनको। कैसा सीन दिया भाई, पॉजिटिव फीडबैक दिया। अब तो ये क्या करना शुरू हो जाता है, एडीएच का फॉर्मेशन बनना शुरू हो गया। बनना तो क्या होता है, बनता रहता है वहां पर। ठीक है, तो अब पोस्टीरियर पिट्यूटरी जो इसका एक मतलब रियल बेटे के जैसा है, कैसे बेटा है, एक इसका रियल बेटा है जो जिससे क्या करवा देता है, ये सीक्रेट करवा देता है। ठीक है, एंटीरियर पिट्यूटरी की स्ट्रक्चर बना रहे हो, ये पोस्टीरियर पिट्यूटरी। ठीक है, और एक पार्ट किसका हो गया, एंटीरियर। देखिए बीच में ये ग्लोब की मैं बोले यार बल्ब की जैसी स्ट्रक्चर है, ये पोस्टीरियर पिट्यूटरी है और इसकी चारों तरफ घूमी हुई रहती है, इसको क्या बोलते हैं आप, एंटीरियर पिट्यूटरी। वैसे अपन बनाते हैं तब ऐसे बनाते हैं इसको। ठीक है, ये एंटीरियर ये पोस्टीरियर। ठीक है, लेकिन एक्चुअल में इसकी ऐसी संरचना रहती है अगर अपन 3D इसका डायग्राम देखेंगे तो। ठीक है, तो अब ये कौन सा आ गया भाई, आपका एडीएच आ गया। कौन आ गया है, एडीएच। अब देखो वाटर लॉस हो रहा है, ब्लड ऑस्मोटिक प्रेशर बढ़ गया। अब ये एक्टिवेशन तो हो ही गया था इनका, तो इन्होंने मैसेज दे दिया किसको, हाइपोथैलेमस को। ठीक है, हाइड्रोस्टेटिक हाइपो एक न्यूरॉन्स सिक्रेशन ऑफ एडीएच फ्रॉम पोस्टीरियर पिट्यूटरी, पोस्टीरियर पिट्यूटरी से सिक्रेशन हो गया इसका। अब देखो, अब जब ये दो काम क्या क्या करता है एडीएच, तो मेन चीज यही है इसका, एडीएच का काम क्या होगा देखो। एक तो ये वेजो कॉन्ट्रिक्टर होता है, क्या होता है, वही बात है, ब्लड प्रेशर ब्लड वेसल्स को ये भी क्या करेगा, डिक्रीज कर देता है भाई। क्या कर देता है ये, डिक्रीज। जैसे कैसे करेगा डिक्रीज, एक तो इफरेंट आर्ट्रियोल को करेगा डिक्रीज। ठीक है, और जो अपने नॉर्मल ब्लड वेसल्स हैं उनको डिक्रीज। तो वही बात जो मैंने समझाई कि जब इनको डायमीटर या ल्यूमेंस को कम कर दोगे तो इनका ऑटोमेटिक प्रेशर बढ़ जाएगा इनका। ठीक है, कोज वेसोकंस्ट्रिक्टर ऑफ ऑल ब्लड वेसल्स ऑफ द बॉडी। अब इससे भी इंक्रीज हो जाएगा और जीएफआर भी क्या हो जाएगा मेरे भाई, बढ़ जाएगा। ठीक है, दूसरा काम देखो, डिक्रीज एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर फ्रॉम डिस्टल पार्ट ऑफ ट्यूबुल्स। डिस्टल पार्ट डीसीटी से एब्जॉर्प्शन को क्या कर देगा, ये इंक्रीज कर देगा। यानी डीसीटी और कलेक्टिंग डक्ट भाई दोनों लिख सकते हैं अपन, इसमें कलेक्टिंग डक्ट भी लिख सकते हैं, डिस्टल पार्ट प्लस कलेक्टिंग डक्ट। ठीक है, इनसे वाटर का एब्जॉर्प्शन बढ़ा देगा ये। ठीक है, ब्लड का एब्जॉर्प्शन भी बढ़ा देगा, तो भाई वॉल्यूम तो बढ़ेगा ना, वो पानी जा रहा है वो कहाँ जाएगा, और बीपी क्या हो जाएगा भाई आपका बढ़ जाएगा। इसके साथ साथ आपकी जीएफआर भी क्या हो जाएगी, बढ़ेगी। समझ गए इतनी बात। अब देखो एडीएच का काम क्या क्या हुआ, देखो H2 का एब्जॉर्प्शन करवा देगा ये, जीएफआर को रेगुलेट करता है, बीपी को रेगुलेट करता है। ठीक है, इसका नाम है एंटी डायूरेटिक हार्मोन्स है। ये प्रिवेंट डायूरेसिस, यानी ज्यादा यूरिन फॉर्मेशन को रोकता है। डायूरेसिस का मतलब इंक्रीज प्रोडक्शन ऑफ यूरिन, यानी अगर यूरिन का प्रोडक्शन बढ़ रहा है तो उसको क्या कर रहा है, देखो भाई अपन ने जो समझा रहे हैं सारी बातें लिखी हुई है। ठीक है, और इनसे बाहर आपको कहीं पे कुछ मिलेगा नहीं, नो टेंशन रहो, नीट में तो इससे बाहर नहीं आने वाला। वाटर लॉस हुआ, बीपी हुआ कम, और ब्लड वॉल्यूम भी क्या हो जाएगा कम। भाई इससे सारी चीजों से क्या होगा, बीपी बढ़ेगा, ब्लड वॉल्यूम बढ़ेगा। एएनएफ देखो, एएनएफ एक चीज तो ये हो गई थी कि भैया आपने क्या करवाया कि जो आपकी किडनी थी ना, जेजी सेल तक की बातें थी कि जेजी सेल ने क्या करवाया, लेकिन एक क्या भी होता है, एएनएफ भी होता है, एट्रियल नेट्रियूरेटिक फैक्टर। ये आपकी एट्रिया
की वॉल होती है ना, वहां से सिक्रेट होता है भाई ये ANF। ठीक है, ANF भी क्या होता है, देखो ये जो एन ए नेट्रियम है ना, ये सोडियम आयंस की वजह से नाम पड़ा है भाई इसका, किसकी वजह से पड़ा है, ये सोडियम आयंस की है ना। ठीक है, ये क्या करवाता है, लॉस ऑफ द सोडियम आयन विद द इन द यूरिन। ठीक है, अब देखो ये तुम्हारा एट्रिया है, ये वेंट्रिकल है, कहने का मतलब ये यहाँ से सिक्रेट होने वाला की बातें कर रहे हैं अपन। देखो अगर ब्लड वॉल्यूम बढ़ा तो बीपी बढ़ा, ठीक है, और लोड ऑन द एट्रिया, देखो तुम ऐसे याद रखो कि जो ANF होता है ना, उसको बढ़ा हुआ ब्लड प्रेशर बिल्कुल पसंद नहीं। वो तो क्या कर रहे थे, कम प्रेशर को बढ़ा रहे थे ना, इसको बढ़ा हुआ प्रेशर बिल्कुल पसंद नहीं, क्योंकि जैसे ब्लड बढ़ेगा ना, तो एट्रिया जो होता है अपना, एट्रिया ये एक ही मान लेते हैं अपन, ये एट्रिया है, अगर इसमें ब्लड बढ़ेगा भाई तो यहाँ पे प्रेशर पड़ेगा ना, तो यहाँ पे रिसेप्टर होते हैं। ठीक है, तो वो रिसेप्टर ब्रेन को मैसेज देंगे, फिर इससे क्या सीक्रेट करवा देते हैं, ANF सीक्रेट करवा देते हैं। तो देखो लोड ऑन द एट्रिया, इस पे पढ़ा तो बढ़ा। ठीक है, स्ट्रेचिंग ऑफ द वॉल ऑफ एट्रिया, तो अभी मैंने बताया ना कि जैसे प्रेशर बढ़ेगा तो इसकी वॉल पे क्या पड़ेगा, प्रेशर पड़ेगा तो फैलेगा, तो उसके लिए वहां पे क्या होते हैं, कुछ रिसेप्टर होते हैं, वो क्या, उसको क्या बोलते हो आप, स्ट्रेच रिसेप्टर बोलते हो। क्या बोलते हो, स्ट्रेच रिसेप्टर। अब ये क्या कर देते हैं, एक्टिवेशन ऑफ स्ट्रेच रिसेप्टर। ठीक है, अब ये क्या करवाते हैं, ANF सीक्रेट करवाते हैं। अब ANF का वही काम होता है जो ये था ना आपके ADH का, इसके अगेंस्ट। ADH तो क्यों क्या कर रहा था, बीपी बढ़ा रहा था, ये क्या करेगा, कम, तो इसके अगेंस्ट काम हो जाएगा। तो देखो एक ये वेजो कॉन्स्ट्रिक्टर था, तो ये डायलेटर हो गया। ये क्या करवाता है, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ ब्लड वेसल्स ऑफ द बॉडी। ठीक है, तो बीपी क्या हो जाएगा, कम। अच्छा, ये कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द ब्लड वेसल्स ऑफ द बॉडी डायलेट कराएगा भाई, क्या करवाएगा ये, डायलेट। डायलेट करवाएगा। ठीक है भाई, डायलेट करवाएगा तभी तो क्या होगा, बीपी कम होगा ना, तो बीपी क्या हो जाएगा यहाँ पे, कम हो जाएगा भाई। अब देखो दूसरा काम क्या करवा रहा है, आपका जो आरएस चल रहा था उसको भी अगेंस्ट करेगा। इनहिबिट रीअब्जॉर्प्शन ऑफ सोडियम आयंस H2O PCT। ठीक है, ये क्या करवा देगा, आपके सोडियम आयंस को, इनको क्या करवा देगा, कम करवा देगा। चेक ऑन आरएस, यानी जो चेक पोस्ट थी आरएस लगा रखा था आपने, उसको भी क्या करेगा, ये इनहिबिट कर देगा, तो ADH भी क्या हो जाएगा, इनहिबिट हो जाएगा। तो वाटर लॉस क्या हो जाएगा, बढ़ेगा। तो भाई आपका ब्लड बीपी बढ़ा हुआ, यानी ब्लड का वॉल्यूम भी बढ़ गया, तो उसको क्या करो, कम करो, तो यूरिन में ज्यादा से ज्यादा पानी निकालो। इनहिबिट सिक्रेशन ऑफ एल्डोस्टेरोन, तो ये दोनों हार्मोन्स को क्या कर देगा, रोक देगा, एल्डोस्टेरोन को सिक्रेशन को भी, ADH के सिक्रेशन को भी, कौन, ANF। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। तो ये क्या था आपका, रास मैकेनिज्म था, यानी जब बीपी बढ़ जाए तो क्या होगा, तो रास तो नहीं चाहिए आपको, तो ANF आएगा। और जब बीपी लो हो जाए तो आपके लिए क्या चाहेगा, रास आएगा, एंजियोटेंसिनोजन। ठीक है, कौन सा आएगा, रेनिन, एंजियोटेंसिनोजन, एल्डोस्टेरोन सिस्टम। ठीक है, ये वाली चीज है। फिर ANF आ गया। अब अपना नेक्स्ट टॉपिक है भाई मिक्सचुरेशन, यानी मूत्र का निर्माण कैसे होता है, मिक्सचुरेशन, सॉरी, मूत्र को रिलीज कैसे करते हैं, यूरिन, मतलब आपका जो यूरिन है उसको रिलीज कैसे कर रहे हो आप, बनना तो अपन ने समझा दिया। ठीक है, कि यूरिन बना कैसे, तो देखो द प्रोसेस ऑफ अवॉइडिंग ऑफ यूरिन, तो यूरिन को आप कैसे निकाल रहे हो अभी देखना। जैसे भाई ये वाला पार्ट है अपना, तो इसमें क्या इकट्ठा हो चुका है, यूरिन इकट्ठा हो चुका है भाई, यहाँ पे क्या हो चुका है, यूरिन इकट्ठा हो चुका है, क्योंकि आपने निर्माण समझ लिया। ये जो मूत्र नलिकाएं थी वो आ रही थी, और किसमें खुल रही थी, ये आपके यूरेटर में खुल रही थी। किसमें खुल रही थी, चलो एक बार मैं पहले आपको वैसे बताता हूँ ये जनरली, कि भाई आपने एक बैलून ले लिया, एक क्या ले लिया आपने, एक बैलून ले लिया। ठीक है, बैलून जो है, तो ये मान लो बैलून है भाई, ये क्या है, बैलून है, और इसमें आपने दो पाइपें डाल दी, इसके अंदर दो पाइपें डाल दी जिससे आप हवा भर रहे हो, तो इसका मतलब आप इसमें या यूरिन डाल रहे हो। अगर ये इसको तुम एक बैलून समझ के बात करो, बैलून लाइक यूरिट उसको यूरिनरी ब्लैडर, बैलून क्या है आपका, यूरिनरी ब्लैडर है। ठीक है, बीच में CS है, तो इनकी जो ये स्पेस है ना, यहाँ पे कुछ स्ट्रेच रिसेप्टर मिलते हैं, इनकी जो लेयर है यहाँ पे क्या मिलेगी, स्ट्रेच रिसेप्टर। स्ट्रेच रिसेप्टर क्या होती है, कुछ मसल्स होती है जो फैलेंगी, तो वहां पे कुछ न्यूरॉन्स होती है, वो ब्रेन को मैसेज ले जाके दे देती है कि भैया मसल्स थोड़ी क्या कर रही है, स्ट्रेच कर रही है ना। ये तो बड़ा कोई सीन है, स्ट्रेच रिसेप्टर क्या होता है, कुछ नहीं होता, बस मसल्स होती हैं, वो जैसे फैलती हैं, उसमें कॉन्ट्रेक्टाइल और रिलैक्सेशन वाला जो रहता है ना, ये तो वो मैसेज ले जाके किसको दे देते हैं, ब्रेन को, कि भैया कुछ हो रहा है उधर। ठीक है,
एक तो ये चीजें हो गए, है ना। और एक जो यूरेथ्रा होता है, ठीक है, तो उसमें क्या रहते हैं, स्पिंक्टर रहते हैं। जैसे मान लो ये यूरेथ्रा है, तो एक तो आपने चूड़ीदार मसल्स यहाँ लगा दी, एक यहाँ लगा दी, एक इंटरनल एक एक्सटर्नल, ठीक है। तो ये चीजें होती हैं। अब आपको मैकेनिज्म ये देखना है कि अगर ब्रेन के पास जाता है, अगर ये भर गया मान लो, तो फैलेगा ना भाई, भर गया तो एक लिमिट से ज्यादा भर गया तो फैलेगा, फैलेगा तो स्ट्रेस रिसेप्टर उसको सेंस करते हैं और ब्रेन के पास ले जाएंगे। तो ब्रेन जो क्या करेगा फिर जाके वापस से आके, इंटरनल जो है वो तो इन्हीं की वजह से खुल जाएगा, तो उसको भी क्या देंगे, रिलैक्सेशन की, भैया तुम भी रिलैक्स हो जाओ। और एक्सटर्नल है, उसको बोलेंगे बेटा रिलैक्स तो हो जाए लेकिन अच्छी जगह देख के हो जाना, ठीक है। ऐसे नहीं कि कहीं पे रिलैक्स हो गया कहीं पे भी फिर, ठीक है ना। तो ये काम करता है कौन, ब्रेन। तो अब देख लेते हैं अभी अपन कि भाई ये अपनी यूरेटर है, यहाँ पे क्या आ गई है, अपनी यूरेटर आ रही है दोनों, और इसमें इसने यूरिन को फिल कर दिया है, ठीक है। अब यहाँ पे अगर अपन देखेंगे तो देखो ये जो सेल्स है ना, ये क्या है, यहाँ पे जो सेल बनाई हुई है, यहाँ पे अपने क्या है, स्ट्रेच रिसेप्टर है। देखो ये वाले क्या है, स्ट्रेच रिसेप्टर हैं। तो देखो ये वाले, अब देखो, अब एक होती है मोटर न्यूरॉन और एक होती है सेंसरी न्यूरॉन, ठीक है। ये वैसे नर्वस सिस्टम का पार्ट है। तो देखो एक होती है सेंसरी न्यूरॉन, एक होती है मोटर न्यूरॉन। नाम से ही लग रहा है सेंसरी कहाँ पे, जैसे मान लो यहाँ पे मेरे ना सुई चुबो दी गई, ठीक है, तो यहां से कोई ऐसा न्यूरॉन होगा जो ब्रेन के पास मैसेज लेके जा रहा है कि किसी ने भैया कुछ चुबोया है वहां पे ले जाके। तो यहां से जो न्यूरॉन्स लेके जा रहा है ना, यहां से न्यूरॉन्स कोई मैसेज लेके जा रहा है, वो सेंसरी न्यूरॉन सेंस करके ले जा रहा है, वो सेंसरी न्यूरॉन। अब ब्रेन क्या कर रहा है कि हाथ उठाओ या फिर उसके थप्पड़ मारो। जैसे मान लो किसी डॉक्टर आपको इंजेक्शन लगा रहा है, तो आप क्या करेंगे, उसको थप्पड़ तो नहीं मारेंगे, ब्रेन बोलेगा सहले बेटा थोड़ी देर, तेरे लिए फायदेमंद है। पापा मार रहे हैं, बेटा रहने दे, रोटी दे देते हैं, ठीक है। मम्मी मार रही है, अरे झाड़ू से मार रही हो, कोई दिक्कत नहीं, से कुछ नहीं होगा, है। तो आप क्या करते हो, सेंस कर लेते हो, तो लेके जा रहा है मैसेज, ब्रेन फिर एनालिसिस करता है ना, ठीक है, और वापस से मैसेज देगा कि भैया मम्मी मार रही है भग लो, पापा मार रहे हैं तो पिट लो, ठीक है। पापा के आगे तो भग भी नहीं सकते ना। और भाई अगर डॉक्टर लगा रहे हैं इंजेक्शन तो चुप रहे थोड़ी देर। अगर कोई छोटा मोटा कोई वैसे एरा गहरा न तो खैरा पिंचू हो रहा है पीछे से मजाक, तो मार थप्पड़ खींच के उसको। तो अपनी जो स्केलेटल मसल्स होती हैं, दूसरी मसल्स होती हैं, उनको मैसेज देता है वो, है ना। तो वो देने वाला क्या है, मोटर न्यूरॉन, और लेके जाने वाला सेंसरी, लेके जाने वाला सेंसरी, मैसेज लाके देने वाला मोटर न्यूरॉन्स। तो ठीक है, तो ये जो यहाँ से सेंस रिसेप्टर होते हैं, इससे जुड़ा होता है एक सेंसरी न्यूरॉन, ठीक है। ये देखो सेंसरी न्यूरॉन, या फिर इसको एफरेंट न्यूरॉन्स भी कहते हैं। एफरेंट मतलब आने वाला, यानी ब्रेन को तुमने टारगेट करके बोला है ना। और हाँ, ये एक चीज और लिखी हुई सीएनएस, सीएनएस में भाई हो सकता है आपकी बैकबोन हो, ठीक है, या फिर आपका क्या हो, ब्रेन भी हो सकता है। यानी कोई मैसेज, कई बार तो क्या होता है अपने मेरुरज्जु के पास में ही जाते हैं और कुछ मैसेज अपने ब्रेन के पास में जाते हैं डायरेक्ट, ठीक है। चलो, और आने वाली इफरेंट आर्टर, तो ये लेके जाता है, ब्रेन एनालिसिस करता है, और वो क्या करता है, रिलैक्सेशन के मैसेज देता है, किसको, आपके इंटरनल यूरेथ्रल स्फिंक्टर को, ठीक है। तो ये तो अपने कंट्रोल में नहीं है, ये तो अपने कंट्रोल में नहीं है, लेकिन इसको तुम अच्छी जगह जाके देख के इसको रिलैक्स कर सकते हो, एक्सटर्नल यूरेथ्रल स्फिंक्टर को। समझ गए क्या। तो ये क्या था कि आप कैसे क्या करते हो, कंट्रोल करते हो। तो इंटरनल तो कौन सा था भाई, इनवॉलेंट्री, जिसपे आपका कोई कंट्रोल नहीं है, तो ब्रेन खुद कंट्रोल करता है। बाहर वाला क्या होता है, वॉलंटरी होता है, जिसपे तुम कंट्रोल कर सकते हो, लेकिन भैया एक लिमिट तक ही रहेगा, बाद में तो ये भी तुम्हारी बात नहीं सुनेगा। अच्छा ठीक है, मिक्चुरेशन रिफ्लेक्स, रिफ्लेक्स क्या होता है, रिफ्लेक्स यही होता है कि भाई मैसेज गया आया और उस पर एक्शन हुआ, ये वाली, इसको तुम क्या बोलते हो, रिफ्लेक्स बोलते हो। अब बात ये आ गई कि कंपोजिशन क्या होता होगा यूरिन, यूरिन में क्या क्या होता है भाई, यूरिन में क्या क्या होता है, यूरिन का कंपोजिशन क्या है भैया, अभी अपने डिजीज बचने करेंगे वो भी, है ना। तो देखो पहली बात तो ये है कि 1.5 लीटर होता है, कितना रहता है ये, 1.5 लीटर रहता है, ठीक है। वॉल्यूम 1 से 1.5 लीटर, पीएच इसकी लगभग 6 रहती है भैया, एसिडिक होता है, मोस्टली वाटर और यूरिया होता है इसमें, लेकिन क्रिएटिनिन वगैरह भी होते हैं। तो देखो कितना यूरिया रहता है, 20 से 25 ग्राम यूरिया रहता है, एक्सट्रेट आउट पर डे अपन जो करते हैं, ठीक है। यूरिक एसिड, क्रिएटिनिन, NH4 H प्लस आयन, पेल येलो ड्यू टू यूरोबिलिन्स। कोई पूछ ले कि यूरिन का कलर ब्लू, सॉरी येलो क्यों रहता है, तो क्या आएगा, यूरिकोबिलिन्स की वजह से रहता है भैया, ठीक है। आरबीसी लाइफ वाइफ ये तो कोई मतलब नहीं है, लेकिन देखो ये बनता कैसे है, ऐसे ऐसे बात करी गई है यहाँ पे कि देखो आरबीसी की लाइफ रहती है लगभग 120 डेज, कितने दिन की रहती है भाई, 120 डेज की। अब 120 डेज की लाइफ हो गई, तो कोई उनको मारने आता है क्या,
कि भैया लो भाई तुम्हारे 120 दिन हो गए, जिन के हो गए, आ जाओ तुम्हारा बनाते हैं कचुम्बर। नहीं, ऐसा नहीं है। तो ये क्या करती है कि जैसे आरबीसी है भाई, क्या है अपनी आरबीसी है, मान लो ये है अपनी आरबीसी, ठीक है भाई। अब अपना जो क्या है भाई, स्प्लीन, अपना है स्प्लीन, ये उसकी ब्लड वेसल्स होती है भाई। ये क्या है, उसकी ब्लड वेसल है, यानी कैपिलरी है। तो ये यहाँ से जब गुजरेगी भाई, ये जब यहाँ से गुजरेगी, है ना, अब 120 दिन तक गुजर रही है ना, लगभग एवरेज है भाई, ये जरूरी नहीं है 119 में मर सकती है, 21 में मर सकती है, हाँ, 2-5 दिन ऊपर नीचे। तो अब इसकी जो मेम्ब्रेन है, मान लो ये कोई आरबीसी है, तो इसकी मेम्ब्रेन है, तो अभी बनी हुई है, तो इसकी मेम्ब्रेन थोड़ा स्ट्रिक्ट, मतलब थोड़ी थिक है भाई, थोड़ी क्या है, थिक है। तो ये घूम रही है, इनसे भी कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, इनको यहाँ से फ्रिक्शन हो रहा है, ठीक है। लेकिन जब जैसे जैसे 120 दिन तक होते हैं, तो इनकी जो ये मेम्ब्रेन है ना, ये क्या हो चुकी है, बिल्कुल थिन हो चुकी होती है, ठीक है। अब जैसे इसमें से गुजरेगी है, इसमें से स्प्लीन, स्प्लीन की जो ब्लड वेसल्स होती हैं, एक कैपिलरी होती हैं, वो बहुत, उनका ल्यूमेन कम होता है, तो वहां से जब गुजरेगी तो इसका ब्रेक डाउन हो जाता है भाई। इनका क्या हो जाता है, ब्रेक डाउन, यानी आरबीसी टूट गई। तो आरबीसी टूटेगी ना, ये अपनी आरबीसी है, तो आरबीसी टूटेगी तो इसकी एक तो मेम्ब्रेन होगी, और एक इसका कंटेंट होगा अंदर वाला। तो अंदर वाला तो क्या है, इसमें हीमोग्लोबिन पड़ा है, तो ये किस में टूटेगा, हीम प्लस ग्लोबिन, किस में टूटेगा भाई, ये हीम प्लस ग्लोबिन। तो देखो मेम्ब्रेन तो प्रोटीन और लिपिड की हो गई, ये यूटिलाइज हो जानी है, प्रोटीन लिपिड डाइजेस्ट हो गई, ग्लोबिन प्रोटीन ये भी काम आ जाएगी। हीम है ना, हीम, ये फिर जब टूटता है ना, तो ये बिलीरुबिन और बिलीवर्डिन इनमें कन्वर्ट होता है। अब देखते हैं अपन इसको। तो देखो भाई, आरबीसी का ब्रेकडाउन होता है कहाँ पे, स्प्लीन या फिर लीवर में, ठीक है। तो किस में, हीमोग्लोबिन अलग होएगा, तो ग्लोबिन और प्रोटीन थे, ग्लोबिन तो क्या है, प्रोटीन है, तो ये तो रिसाइकल हो जाएगी, यानी यूटिलाइज हो जाएगी। अब बच गया कौन सा, अपना हीम बच गया, HAEM है ना भाई, हीम बच गया। तो एक तो इसमें क्या है, आयरन वाला पार्ट है, ये रिसाइकल हो जाएगा, और ये क्या है, इसमें पोरफायरिन रिंग होती है एक, ठीक है। अब देखो ये पोरफायरिन जो रिंग है ना, ये इसको लीवर किस में कन्वर्ट कर देता है, बिलीवर्डिन और बिलीरुबिन, किसमें कन्वर्ट कर देता है, बिलीरुबिन और बिलीवर्डिन। और ये बाइल के साथ जाके कहाँ पे, देखो ये वेस्टी है, और येलो कलर का होता है बिलीरुबिन। अब ये कहाँ चला जाएगा, इंटेस्टाइन में जम जाएगा, ठीक है। अब एक चीज देखना कि भाई अपने को ना जॉइंडिस हो जाता है, जो इसमें नहीं है अभी, जॉइंडिस हो जाता है ना, जॉइंडिस तो क्या होता है, अपने जो ये नाखून वाली जगह पे है, आंखों में जो ये व्हाइट वाला है ना, यहीं पे येलो कलर हो जाता है, यूरिन का कलर कैसा हो जाएगा, ज्यादा येलो हो जाएगा। तो वो क्या हो गया भाई, आरबीसी का ब्रेक डाउन हो गया। तो डॉक्टर क्या बोलेगा, भैया आप आराम करो, या ग्लूकोज लो ज्यादा, और थोड़ा रेस्ट करो, है ना। ये बहुत, हाँ, डेंजर बीमारी है, पीलिया जॉइंडिस बोल रहे हो आप उसको, ठीक है। तो वहां पे डेथ तक भी हो सकती है। तो ये उसी का रीजन है कि आरबीसी ज्यादा हो रही, तो आपको एनीमिया डिजीज हो जाती है उसकी वजह से ही, है ना, ब्लड की कमी, क्योंकि आरबीसी का क्या हो रहा है, ब्रेक डाउन बढ़ गया लीवर में या फिर, तो उनके जगह जगह डिकम्पोजिशन हो जाता है। अब देखो रीएब्जॉर्प्शन हो गया, कोलोन बैक्टीरिया, ये यूरिकोबिलिन्स है ना, वाटर सोल्यूबल होता है, तो ब्लड के थ्रू यूरिन में जाएगा, फिल्ट्रेट हुआ किडनी में, और इसको बाहर निकाल देंगे। एक होता है स्टेरोकोबिलिन्स, ये फीकल मैटर, यानी जो पोटी का कलर होता है वो स्टेरोकोबिलिन की वजह से होता है, ठीक है ना, ब्राउन कलर का, किसको, स्टेरोकोबिलिन्स, यानी दो में कन्वर्ट हो जाता है ये बैक्टीरिया जाके, एक तो स्टेरोकोबिलिन्स में और एक यूरिकोबिलिन्स में कन्वर्ट कर देते हैं इसको, ठीक है। ओके, अदर ऑर्गन प्लेइंग द रोल ऑफ एक्सचेंज, भाई और कौन कौन से रोल होते हैं जो एक्सक्रेशन में हेल्प करते हैं। तो देखो एक तो लंग्स हो गया, ठीक है, ये क्या करवाता है, CO2 का रिमूव करवाता है भाई, और 200 ml करवाता है पर मिनट में, 400 ml H2 भी जाता है वेपर की फॉर्म में। लंग्स वे लंग्स कैसे करवाते हैं वाटर कैप्चर एक्सक्रेशन, भाई सांस लेते हो ना, सांस में छोड़ोगे तब तो जाएगा ही, ठीक है। एक अपना कौन सा है भाई, लीवर, तो रियल क्या, लीवर क्या करवाता है, बाइल जो प्रोडक्ट होते हैं ना, वेस्ट प्रोडक्ट, बिलिरुबिन और बिलिवर्डिन, उनको करवाता है। देखो ये बिलिरुबिन, बिलिवर्डिन, कोलेस्ट्रॉल, डिजेनरेटेड स्टेरॉइड हार्मोन, विटामिन, ड्रग्स, ठीक है, इनको ये रिलीज करवा देता है। बेटा ड्रग्स, ये ड्रग्स वो नहीं है, ये कौन से ड्रग्स हैं, ये दवाइयां होती हैं, ठीक है। एक स्वीट ग्लैंड होती है जो पसीने से करवाती है भाई, पसीना निकल रहा है तो ये भी एक वेस्ट ही है, ठीक है। ये बॉडी को सबसे मेन काम तो क्या होगा, टेम्परेचर रेगुलेशन का काम करती है। जब पसीना आएगा, पसीने का वेपराइजेशन होगा ना, तो वो क्या करेगा, बॉडी को कूल डाउन करेगा, ठीक है। तो कुछ ना ये नमक भी कभी टच करा है पसीने को, वो खट्टा लगेगा, है ना, खट्टा, खारा, साल्टी, ठीक है। तो उसमें नमक रहता है भाई, यूरिया भी रहता है, लैक्टिक एसिड भी रहता है,
तो एसिड की वजह से खट्टा भी लगने वाला है। इज ऑल्सो एक्सक्रेटेड आउट, यानी ये सारी चीजें पसीने से बाहर निकालते हैं भाई। कुछ सीबेसियस या ग्लैंड होती हैं, ऑयल ग्लैंड भी होती हैं, वो स्टेरॉइड और हाइड्रोकार्बन्स को बाहर निकालती हैं, वैक्स को। सम सीबम फॉर्म प्रोटेक्टिव केयरिंग ऑफ द स्किन। जैसे सीबम होते हैं ना, वो थोड़ा ऑयली सीक्वेंस होता, सिक्रेशन होता है, तो भाई वो बॉडी को प्रोटेक्ट भी करते हैं, ठीक है। एक सैलाइवा, लार, तो लार भी क्या करते हैं भाई, नाइट्रोजन वेस्ट थोड़ा निकालती है और सैलाइवा के थ्रू, ठीक है। चलो भैया, अब यहाँ पे दो तीन एक ना ये अपनी वैसे लिख दी हैं कि लैंग्वेज में, एक प्रोफेशनल लैंग्वेज में, या फिर मैं बोलूँ बुक की लैंग्वेज में, कि होम्योस्टेसिस क्या होता है, ओस्मो रेगुलेशन क्या होता है, ओस्मो कन्फर्मर्स क्या होते हैं, है ना, रेगुलेटर क्या होते हैं, ठीक है। तो एक बार इनको ना अपन जस्ट वैसे ही रीडिंग कर लेते हैं भाई, इनकी क्या कर लेते हैं अपन, रीडिंग कर लेते हैं। तो देखो अभी बच रहा है ये अपना चैप्टर थोड़ा, तो देखो भाई कि होम्योस्टेसिस क्या होता है, कि मेंटेनेंस ऑफ स्टेडी स्टेट। वाल्टर कैनन ने बोला था ये होम्योस्टेसिस मैकेनिज्म आर इंपॉर्टेंट फॉर नॉर्मल लाइफ as they maintain condition with range in which the animal's metabolic process can occur. The process which is concerned with the removal of nitrogenous waste material जैसे यूरिया, यूरिक एसिड, CO2, अमोनिया, साल्ट, एक्सेस वाटर, टर्म एक्सक्रेशन, ठीक है। यानी इन चीजों को निकाल कर एक बैलेंस रखना बॉडी में पूरे में, ठीक है। वो क्या बोलेंगे अपन उसको, होम्योस्टेसिस। एक होता है ओस्मो रेगुलेशन, तो देखिए द रेगुलेशन ऑफ सोल्यूट मोमेंट and hence water movement which follows solute by osmosis is called osmoregulation. On the basis of osmoregulation animals either conformers or osmoregulate। इसके बेस पे आप ना osmoregulation क्या होता है भाई, आयनिक बैलेंस करना है आपको, क्या करना है आपको, आयनिक बैलेंस, सोल्यूट और सोलवेंट का बैलेंस करना है। एक होते हैं ओस्मो कन्फर्मर्स, एक होते हैं ओस्मो रेगुलेट। तो देखो these animals cannot actively control the osmotic condition of their body fluid। यानी कहने का मतलब देखो, एक तो थर्मो वाली है वो एक अलग चीज है ना, आप तो ओस्मो कन्फर्मर्स की बात करना। यानी देखो अगर किसी की बॉडी में, देखो जनरली अपनी बॉडी की कंसंट्रेशन रहती है 300, क्या रहती है, 300 मिली ओस्मोल, ठीक है। लेकिन आप क्या करते हो, खारे पानी में चले गए, मान लो आप समुद्र में नहाने चले गए, ठीक है, वो साल्टी है, तो उसकी कंसंट्रेशन ज्यादा है, उसकी कंसंट्रेशन क्या है, ज्यादा है, तो आपकी बॉडी से पानी वहां पे जाएगा, ठीक है। और एक में आप बहुत नॉर्मल पानी में चले गए नहाने, है ना, तो फिर आपकी कंसंट्रेशन ज्यादा हो जाएगी, तो बाहर से पानी आपकी बॉडी में अंदर आना शुरू होगा। ये दो कंडीशंस होती हैं। अब दो कंडीशन में आपके साथ दो कंडीशन फिर आपके साथ में भी है। या तो आप चाहो तो अपनी बॉडी को कंसंट्रेशन मेंटेन रखो, यानी अगर ज्यादा पानी बॉडी के अंदर जा रहा है तो आप बाहर निकालो, अगर बाहर निकल रहा है तो वापस से खींचने की कोशिश करो, मेंटेन रखो। अगर आप ये कर पा रहे हो तो रेगुलेटर, नहीं कर पा रहे हो तो कन्फर्मर, ठीक है। तो आप उसी के साथ रह रहे हो, जैसा चल रहा है ना उसी के अकॉर्डिंग रह रहे हो। तो देखो कन्फर्मर्स की बात करते हैं कि ये क्या करते हैं भाई, कैनॉट एक्टिवली कंट्रोल, ये एक्टिवली कंट्रोल नहीं कर सकते। इंस्टेंट ऑफ द बॉडी ऑफ दिस दे चेंज द अडेप्ट द ओस्मोलरिटी बॉडी फ्लूइड अकॉर्डिंग द ओस्मोलरिटी ऑफ सराउंडिंग मीडियम। एग्जांपल देखो, ये जैसा मीडियम है ना उसके अनुसार खुद को ढाल लेते हैं, ठीक है। ऑल मैराइन इनवर्टिब्रेट्स एंड सम फ्रेश वाटर इनवर्टिब्रेट्स, भाई जो भी मतलब फ्रेश वाटर में रहते हैं ना वो, और मैराइन में कौन से रहने वाले, इनवर्टिब्रेट्स। इनवर्टिब्रेट्स मतलब मछलियों से पहले की बात कर रहे हो, वर्टिब्रेट्स मतलब मछलियों से बाद की बात है ना, पाइसेस से बात की बात कर रहे हो। हैग फिश मिक्सिन विच इज मैराइन साइक्लोस्टोम फिश इज द वर्टिब्रेट ओस्मो कन्फर्मर। ये जो ट्रू मछली नहीं होती है भाई, ये होती है आपकी ना, इसके ना माउथ रहता है, उसमें दांत वांत भी रहते हैं, लेकिन ये ट्रू फिश नहीं है। हैग फिश जो है ये मिक्सिन, ठीक है। तो ओस्मो रेगुलेटर देखो, दीज एनिमल्स मेंटेन एन इंटरनल ओस्मोलरिटी डिफरेंट फ्रॉम सराउंडिंग मीडियम इन विच दे इनहैबिट। यानी ये क्या करते हैं भाई, मेंटेन करते हैं अपनी ओस्मोलरिटी को, क्या करते हैं ये मेंटेन करते हैं। ओस्मो रेगुलेटर एनिमल मस्ट, चाहे भैया इनको एनर्जी खर्च करनी पड़े लेकिन मेंटेन करते हैं। एलिमेंट एक्सिस वाटर इफ दे आर हाइपोटोनिक। हाइपो मतलब देखो मुझे तो बहुत परेशानी होती थी हाइपोटोनिक और हाइपरटोनिक। हाइपोटोनिक मतलब उसमें टोनिक डाल रहे हो, यानी नमक डाल रहे हो या फिर कोई मीठा डाल रहे हो, कुछ भी डालो, टोनिक डाल रहे हो। हाइपो मतलब कम टोनिक है, यानी डाइल्यूट है। हाइपर मतलब ज्यादा टोनिक है, यानी वो मोर कंसंट्रेट है, ठीक है। ऐसे आई थिंक ये ट्रिक तुम्हें याद रह जाए। इन मीडियम और दे शुड कंटिन्यूसली टेक वाटर टू compensate for water loss. If they are in hypertonic medium due to osmoregulator, animals have can spend energy. Most vertebrates except hagfish, इसको तो हटा दो, as well as brands like shark और ray fish,
अब देखो ये क्या करते हैं, अपनी एनर्जी खर्च करेंगे लेकिन अपने को बैलेंस रखेंगे। अगर समुद्र में है तो भाई ये पानी को कम से कम निकालने की कोशिश करेंगे, ठीक है, पानी को एब्जॉर्ब करने की कोशिश ज्यादा करेंगे कि बॉडी से पानी नहीं जाए, ठीक है। यूरिन जैसे कम बनाएंगे, भाई पानी यूरिन के थ्रू नहीं होना चाहिए, लेकिन जो नॉर्मल पानी में है, मीठे पानी में, वो क्या करेंगे, वो ज्यादा यूरिन बनाएंगे। अब देखो ये बना हुआ है अपना एक फ्रेश वाटर है, एक मैराइन बोनीफिश है। अब देखो यहाँ पे भी साल्ट है, ठीक है, और यहाँ पे भी साल्ट है। चलो इसमें ज्यादा दिख नहीं रहा है, ये अपन पढ़ ही लेते हैं एक बार इसके लिए। बॉडी फ्लूइड ऑफ फ्रेश वाटर एनिमल्स 200 से 300 ओस्मोलैरिटी रहती है भैया। ओस्मोलैरिटी कितनी रहती है, 200 से 300। आर हाइपरटोनिक, सराउंडिंग मीडियम ओस्मोलैरिटी 50, हाइपरटोनिक। ड्यू दिस फ्रेश वाटर एनिमल्स कंसंट्रेशन फेस 2 प्रॉब्लम। देखो अब मेरी बात सुनो, बार तो देखो हाइपर ओस्मोलैरिटी यानी 50, ठीक है, खुद की तो हो गई 300, और बार वालों में कितनी है, पानी कितनी है, 50। तो मुझे बताओ ड्यू टू दिस फ्रेश वाटर एनिमल्स कंस्टेंट फेस 2 प्रॉब्लम, ये क्या क्या प्रॉब्लम फेस करते हैं, दे गेन वाटर पैसिवली ड्यू टू ऑस्मोटिक ग्रेडियंट। अब ये क्या करेंगे भाई, अंदर नमक ज्यादा है यानी ज्यादा टॉनिक है अंदर, तो ये ज्यादा से ज्यादा पानी को क्या करेंगे भाई, एब्जॉर्ब करवाएंगे, है ना। दे गेन वाटर पैसिवली ड्यू टू ऑस्मोटिक ग्रेडियंट, यानी पानी अपने आप ही अंदर आएगा, पानी क्या करेगा, अपने आप ही अंदर आना शुरू हो जाएगा, ठीक है। अब यार उसको निकालना पड़ेगा तो वो यूरिन का फॉर्मेशन भी ज्यादा करेंगे। सेकंड देखो कंटिन्यूसली लॉस ऑफ बॉडी साल्ट सराउंडिंग लो साल्ट कंटेनिंग मीडियम अकर। अब देखो खुद के अंदर तो 300 ओस्मोलैरिटी है, बाहर 50 है, तो भाई ये तो साल्ट भी बाहर जाना कंटिन्यू रहेंगे, उसको रोकना भी जरूरी है, ठीक है। दे एनकाउंटर दीज प्रॉब्लम फ्रेश वाटर। अब देखो ये क्या क्या करती हैं, दे डू नॉट ड्रिंक वाटर, पानी पहले ही बहुत जा रहा है भाई, पानी पी के और पानी को इकट्ठा क्यों करना है, ठीक है। सेकेंड स्पेशलाइज सेल्स आयनोसाइट और क्लोरोसेल्स, यानी आयनिक जो सेल होती है ना भाई, जैसे आयनोसाइट बोलते हैं उनको, या फिर क्लोरोसाइट, प्रेजेंट इन द गिल्स मेम्ब्रेन। याद रख लेना कि इनमें कौन सी मिलेंगे आपको, आयनोसाइट मिलेंगी, और कहाँ पे मिलेंगी, गिल्स मेम्ब्रेन में मिलेंगी, जो फ्रेश वाटर में रहती हैं। दीज कॉल एक्टिवली इंपोर्ट, इंपोर्ट यानी खींच रही है किसको भैया, साल्ट को और क्लोरीन को, सोडियम को और क्लोरीन को, फॉर सराउंडिंग वाटर कंटेनिंग लेस 1 mm NaCl अगेंस्ट कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, ठीक है। वाटर एंड सोल्यूट रेगुलेशन ऑफ मैराइन एनवायरनमेंट, इसका अपोजिट मैराइन एनवायरनमेंट हो जाएगा भाई, इसके अपोजिट क्या हो जाएगा यहाँ पे, मैराइन एनवायरनमेंट हो जाएगा, ठीक है। अब बात यह है कि एलिमिशन ऑफ नाइट्रोजनस वेस्ट, यानी नाइट्रोजनस वेस्ट को किस किस की फॉर्म में निकाल सकते हैं, तो देखो मेनली फॉर्म हो गया अमोनिया, यूरिया, यूरिक एसिड, ठीक है, 3 हो गई, अमोनिया, यूरिया, यूरिक एसिड। तो देखो अमोनिया जो होता है वो सबसे टॉक्सिक सब्सटेंस है, अमोनिया क्या है, सबसे टॉक्सिक सब्सटेंस है, ठीक है। तो इसको निकालने के लिए सबसे ज्यादा पानी की जरूरत पड़ेगी, यानी सबसे ज्यादा वाटर निकालने के लिए, यूरिया को निकालने के लिए सबसे ज्यादा पानी, तो जो समुद्र में रहने वाले लोग हैं ना वही इसको निकाल सकते हैं बहुत ज्यादा पानी में, क्योंकि अगर बॉडी में डिकम्पोज होता है ना ये अमोनिया तो ये टॉक्सिक होता है, तो इसको बहुत सारे पानी मिला के निकालो। फिर इससे कम टॉक्सिक होता है यूरिया, फिर यूरिक एसिड। तो एनिमल्स जो टेरेस्ट्रियल होते हैं ना, स्थलीय प्राणी होते हैं, वो क्या करते हैं, यूरिया निकालते हैं, तो इससे कम जहरीली, उसको पानी की थोड़ा ठीक ठाक व्यवस्था रहती है। लेकिन यूरिक एसिड जो पक्षी रहते हैं, बर्ड्स रहते हैं, एवीज रहते हैं, वो क्या करते हैं, यूरिक एसिड निकालते हैं। क्यों, क्योंकि भाई वो ऊपर उड़ रहे हैं यार, अब उनको पानी कहाँ पे मिलेगा, पानी मिलेगा क्या ऊपर, तो वो पेस्ट के रूप में निकालते हैं, ठीक है। वो किसके रूप में, अपना एक्सक्रीशन निकालते हैं भाई, पेस्ट की फॉर्म में रिलीज करते हैं, जिसको तुम बीट कहते हो, ठीक है। ये अपन करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में भाई, किसमें करेंगे अपन, ये नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। तो आज के लिए इतना ही।